हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, जो लोग डिप्लोमा पास कर लिए हैं और लैटरल एंट्री से एडमिशन लेकर के बीटेक करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग इसे देख करके डरेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ और मैं आपको जो है पूरी तरीके से बताऊंगा कि आप जो है कैसे तैयारी कर सकते हैं। आप अपनी हिंदी मीडियम वाली बुक से ही पढ़ के और कौन सी चीज कहाँ है उसको कैसे पढ़ेंगे, ये सारा कुछ जो है मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आप देख सकते हैं, आपको भी सेम समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखो, जो AKTU है ये पहले UPTU हुआ करता था। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो क्या हुआ कि जो हमारे देश के जो है बहुत प्रमुख साइंटिस्ट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उनकी याद में जो है इसका नाम बदल के AKTU कर दिया गया। ठीक है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर AKTU लेटरल एंट्री एग्जाम। और ये जो है सभी ट्रेड के लिए है। ठीक है, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी जो है ये जो मैं जो बता रहा हूँ उसको देख करके और जो है तैयारी कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है आपको मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर दिया है। ठीक है, वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप जो है जा करके आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो उस पेपर को देख करके और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। सभी ब्रांचों का जो पेपर होता है वो सेम होता है लेटरल एंट्री के लिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस क्या है वो देखते हैं। तो AKTU जो एग्ज़ाम होता है वो UPSEE के नाम से जो है होता है। ठीक है, तो इसमें जो है लेटरल एंट्री के लिए पेपर नंबर 8 जो होता है वो कराया जाता है। ठीक है, पेपर नंबर 8 जो डिप्लोमा पास कर लिए हैं और लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक में लेटरल एंट्री के थ्रू, तो वो पेपर नंबर 8 जो है देते हैं। और जैसे कि BSc कर लिया है जिन्होंने जिन्होंने इंटर पास किया है, तो इसी तरह से अलग अलग जो होते हैं उनके लिए अलग अलग पेपर कोड होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो है सिलेबस क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, तो आप जो है पहले नंबर पे देखना, लिखा हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर लिखा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, फिर यहाँ पे लिखा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, फिर एलिमेंट्री बायोलॉजी लिखा हुआ है, फिर बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस, और इसके बाद से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डिप्लोमा स्टैंडर्ड। तो ये जो है इसका सिलेबस है। ठीक है ना, तो इसमें तो जो है एक 1 2 3 4 5 और 6 7 और ये 8, तो मतलब 8 पार्ट में ये बांट दिया है और बोला है कि यहाँ यहाँ से ये जो है आएगा। ठीक है, तो आपने अगर अभी डिप्लोमा पास किया तो आपको जो है पता नहीं चलता है कि जो है कहाँ से चीज़ें पढ़ें और क्या पढ़ें। ठीक है ना, देने को तो दे दिया, तो आप जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या पढ़ेंगे, वो हो सकता है कि आप ड्राइंग पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू कर दें। इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ेंगे वो आप सोचेंगे कि जो है ये तो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे लड़के जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इससे पता नहीं चलता कि जो है क्या पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो ट्रिपल M है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर में है, उसका भी सिलेबस जो है सेम यही है। अभी मैं दिखाता हूँ, तो ये है जो है ट्रिपल M का जो है सिलेबस है। ठीक है ना, ये क्या है, ये ट्रिपल M का सिलेबस है। तो देखो वहाँ पे जो है AKTU के लिए जो है पेपर कोड जो था वो 8 था, और ट्रिपल M के लिए जो पेपर कोड है वो क्या है, 2 है। ठीक है, पेपर कोड 2 है। अब देखो इसका सिलेबस देखते हैं, देखो दोनों का सिलेबस एकदम सेम हूबहू वही है। देखो इसमें भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लिखा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है,
यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जुड़ा है, फिर बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, और इसके बाद से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है डिप्लोमा स्टैंडर्ड। तो दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है, ठीक है। अब अंतर कहाँ है, इसमें जो है 75 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा, और उस वाले में भी जो है उस वाले में जो यूपी AKTU है उसमें भी जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें इतने हैं, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन जो है उसमें भी जो है 4 नंबर के रहेंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन कितने रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे। और ये ट्रिपल एम में जो है माइनस मार्किंग होता था, और AKTU में जो है माइनस मार्किंग जो है नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है इनका अंतर है। अब दोनों का जब आप पेपर देखोगे तो दोनों के पेपर में भी बहुत जो है अंतर है, ठीक है। इसमें कुछ और पूछेगा आपको, और AKTU वाले में जो है कुछ और पूछेगा, ठीक है। तो ट्रिपल एम में माइनस मार्किंग है, तो और AKTU में जो है माइनस मार्किंग नहीं है। तो ट्रिपल एम का जो है पेपर तो मुझे बहुत ही आसान लगता है, ठीक है ना। ट्रिपल एम का बहुत आसान था, लेकिन अब जो है इस बार से जो है ट्रिपल एम जो है IIT के थ्रू जो है अपना एडमिशन कराएगी, तो ये अलग से नहीं करा रही है। तो आप लोग देख लेंगे कैसे क्या होगा, या आप लोग पता कर लेंगे। मैंने देखा था एक बार साइट पे, तो मुझे यही मिला था, ठीक है। सिलेबस के बाद अब हम आते हैं कि क्या पढ़ें। सिलेबस में तो जो है कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं, वो अपना छोटा सा जो है सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन उसमें से जो है आपको पढ़ना क्या है, कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैंने UPTU का जो है एंट्रेंस एग्जाम दिया है, वो मैंने निकाला भी है, और सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो वो जो है आपको काम में आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो अनुभव था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे मैंने किया था, मैंने जो है केवल जो है 10 दिन में पढ़ करके 10 दिन में पढ़ करके और एंट्रेंस एग्जाम जो है निकाला था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैंने केवल 10 ही दिन में पढ़ लिया था, तो ऐसा जो है नहीं है। 10 दिन जो है वो जो टाइम था, जैसे कि मान लो मैं अभी कोई दूसरे एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ और 10 दिन बचे हुए हैं मेरे एंट्रेंस एग्जाम में इसके, तो मैंने 10 दिन में जो है रिवीजन किया था। इसके पहले जो इसके एंट्रेंस एग्जाम में जो चीज आती है उस चीज के बारे में मैंने बहुत पहले से जो है बहुत पहले से क्या कर रखा है, पढ़ रखा है, सारी चीजें जो है पढ़ रखा है। अब मैंने एक बार उसे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो मुझे जो है क्या करना है कि बस मुझे रिवीजन करना है और इस खोपड़े में क्या करना है, भरना है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम टाइम में क्या होता है कि आप साल भर पढ़ते रहो, जब एग्जाम टाइम आता है तो उस एग्जाम टाइम में जो है आपके खोपड़े में सब कुछ भर जाना चाहिए, और वाकई में वो भर भी जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो कोई भी मत सोचना कि मैंने 10 दिन में ही कर लिया था। इसके पहले जितना भी सारा था सिलेबस था, जो भी पढ़ना था, उस पे मैंने बहुत पहले मेहनत कर चुका था। 10 दिन तो वो रिवीजन का टाइम था, ठीक है। तो जब आप एक बार पढ़ चुके होते हो तो बस आपको जो है रिवीजन करना होता है, ठीक है। तो देखो, जो है वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है ना, तो घबराना मत। अगर आप नए बंदे हो तो जरूर से देखना, क्योंकि आप देखोगे तो आपको, मुझे पता है कि आपको जो है जरूर जो है हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सिलेबस देखने के बाद अब हम आते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। सिलेबस में तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, क्या क्या वो लिखा है। तो देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है 9th और 10th की जो साइंस की बुक है वो आपको पढ़नी है सबसे पहले, ठीक है। आप आपको जो है सबसे पहले यही बुक पढ़ना है। इसमें जो है बायोलॉजी है, दोनों में बायोलॉजी को छोड़ देना है, और जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी छोड़ देना है आपको, ठीक है ना। केमिस्ट्री भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको 9th और 10th की जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स को आपको खुद से ही बैठ करके लाइन बाय लाइन जो है आपको 2 बार जो है पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार में अगर आपने, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है 9th और 10th की बुक जो है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, कोई भी हो, ठीक है, 9th और 10th की बुक जो है बहुत सारे लोग जो है लाइन बाय लाइन जो है खुद से जो है नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज करना है, लाइन बाय लाइन खुद से 9th और 10th की फिजिक्स जो है पढ़ जानी है। और इसके बाद से मैं अभी बताऊंगा कि प्रॉपर क्या क्या करना है, ठीक है।
तो पहले 9th और 10th का जो है फिजिक्स पढ़ लेना है आपको, फिर इसके बाद से कंप्यूटर पढ़ना है। अभी सारा डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी चीज पढ़ना है। फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ज्योग्राफी में मैं बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में आपके पास चाहे लूसेंट होगी या किरण बुक होगी, ठीक है ना। जैसे लूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की आती है एक, और एक जनरल साइंस आती है। तो आपको जो है लूसेंट की जनरल साइंस की बुक लेना है, ठीक है। और एक किरण की बुक आती है, इतनी मोटी सी रहती है, वो जनरल नॉलेज शायद लिखा रहता है, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। तो आपके पास दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या आपको पास दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप किरण की बुक लेंगे तो वो जो है मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप लूसेंट की साइंस है, जनरल साइंस है, तो वो जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें से जियोग्राफी है, उसमें जो हमारा सौर मंडल करके चैप्टर दिया हुआ वो पढ़ेंगे। देखो हमारा सौर मंडल में क्या पढ़ना है आपको मैं बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे कि उसमें दिया होगा कि हमारा सौर मंडल है, उसमें एक सूरज है, पृथ्वी से सूरज की दूरी इतनी है, ये दिया होगा ना, तो यही आपको पढ़ना है। अब सूरज है तो सूरज के जो है 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रह में जो है पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, कौन सा ग्रह कौन से क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है, किस ग्रह की कितना दूरी है, ठीक है। तो यही चीज आपको पढ़ना है। इसमें आपको ध्यान देना है मुख्य रूप से जो है सूर्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, सूर्य के बारे में पढ़ना है। सूर्य का आंतरिक टेम्परेचर कितना है, बाहरी टेम्परेचर कितना है, उसमें से कौन सी गैस निकलती है, उसका प्रकाश जो है कितने देर में आता है, ये जो है सूर्य के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। और हमारा सौर मंडल है तो उसमें लगभग सारे ग्रहों के बारे में आप जो है पढ़ लेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी से, ठीक है। तो ज्योग्राफी का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो लूसेंट में जो है, लूसेंट या किरण जो भी बुक आपके पास होगी, तो उसमें जो फिजिक्स पार्ट दिया हुआ है, लूसेंट में या किरण में जो फिजिक्स का पोर्शन दिया हुआ है, वो आपको जो है खुद से पढ़ना है, ठीक है। वो क्या करना है, आपको खुद से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद से अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है, और मिश्र धातु और अयस्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो अप्लाइड फिजिक्स और मैथ में भी क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ पे भी डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और मिश्र धातु और अयस्क में आपको जो है क्या याद करना है, उसको मैं लास्ट में आपको नाम बोल दूंगा, आप नोट कर लेंगे और उसी को याद कर लेंगे, ठीक है। आप जो है देखो यहाँ से मिश्र धातु में से आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो वहां से 1 नंबर जो है फिक्स होता है, 1 नंबर तो आएगा ही आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए और उसमें यहाँ से तो 1 नंबर फिक्स ही थे, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया तो आप कंपटीशन का एग्जाम तो देंगे ही, तो आपको जो है वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है फायदे हैं। अब देखो आते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। अभी तक तो यहाँ तक तो मैंने बताया कि ये पढ़ना है। अब देखो आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो देखो मेरा मेन फोकस है कि आप 9th और 10th का साइंस पढ़ेंगे, उसमें फिजिक्स का पोर्शन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से भी मुख्य क्या है वो चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। कई सारे लोग जो है बहुत आलसी होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें से भी आपको क्या पढ़ लेना है, तो 10th की बुक में, शायद 10th की बुक में जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति नाम से एक चैप्टर है, ठीक है ना। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर और एनर्जी, तो वो चैप्टर जो है आपको एकदम पढ़ना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, और वो जो है मेन चैप्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप जो है वो वाला चैप्टर देखे होंगे, फार्मूला देखे होंगे, कौन सा, V बराबर IR करके है, ठीक है। V बराबर IR फार्मूला है। तो वहां से उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है ना, वो पढ़ लेंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लेंगे। देखो ये जो चैप्टर है, ये मेरे पास जो 10th की बुक तो अब नहीं रही, तो मैंने नेट से CBSE बोर्ड का जो
10th का साइंस था, उसमें से मैंने ये चीज़ें जो है निकाली हुई हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर के नाम दिए हुए हैं थे तो मैंने वही लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें पढ़नी है, मुख्य मुख्य चैप्टर है, ये मैंने लिखा हुआ है। आपको देखो अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो यहाँ पे जो जो मैंने बताया आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेना है, ठीक है। आपको पढ़ लेना है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे तो इसमें से भी क्या मुख्य है और वो कौन सा जो है चीज़ है जो क्वेश्चन में आता है। तो देखो इसमें से वो वाली चीज़ आती है, जैसे कि कहेगा आपको कि ये रेड लिटमस पेपर है या ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है ना, और किस इंडिकेटर की उपस्थिति में जो है उसका कलर कैसा हो जाता है। समझ रहे हो आप, पकड़ रहे हो, किस इंडिकेटर की उपस्थिति में रेड लिटमस पेपर है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। तो ये जब आप पढ़ोगे ये वाला चैप्टर तो उसमें जो है आपको पूरे दिख जाएगा, आप उसको जो है नोट कर लेना, ठीक है। जितना इंडिकेटर दिया होगा और जितना कलर दिया होगा उसको नोट कर लेना और वहीं से जो है क्वेश्चन आएगा। 1-2 नंबर तो फंस ही जाते हैं, ठीक है। इस वाले में नहीं फंसेंगे तो अगले वाले एग्जाम में फंस जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, या कहीं जो है आप एग्जाम दोगे कोई सभी तो उसमें आ जाएंगे। अब देखो आपको पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, ठीक है, धातु और अधातु के बारे में पढ़ लेना है। फिर इसके बाद से पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जैसे एस ग्रुप का एलिमेंट है, पी ग्रुप का एलिमेंट है, डी ग्रुप का एलिमेंट है और कौन सा एफ ग्रुप का एलिमेंट है, ये सब पढ़ना है। तो इसमें से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है कि जो सोडियम है, सोडियम जो धातु है उसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखना कि सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है और हैलोजन ग्रुप के धातु कौन कौन से हैं वो चीजें जो है आप जो है याद कर लेना, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और तो ये चीजें हैं। अब देखो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, आप मुझे देखो याद नहीं आ रहा लेकिन क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। 9th या 10th कोई सा भी बुक में आप केमिस्ट्री वाला जब चैप्टर खोलेंगे, रसायन विज्ञान, ठीक है, तो उसमें जो है ना शुरुआत में जब पीरियोडिक टेबल बना था तो किसने जो है पीरियोडिक टेबल बनाया, किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसने प्रोटॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो ये जितनी सारी चीजें हैं इन सबको जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको याद होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी न किसी एग्जाम में ये सारी चीजें जो है पूछता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। फिर अब इसके बाद हम आते हैं कि कंप्यूटर वाले सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है। देखो कंप्यूटर वाले सेक्शन को आप जो है हल्का में मत लेना, क्योंकि यहाँ से जो है कभी कभी एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मिनिमम जो है 5 नंबर के रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे केवल कंप्यूटर से, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। कंप्यूटर में अगर 10 नंबर दिए रहेंगे तो 8 नंबर तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, करने को तो 10 नंबर का कर लेंगे, बस आपको जो है याद होना चाहिए वो चीजें, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, आपको ये करना है कि सबसे पहले कंप्यूटर में आपको बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलते हैं, ये दोनों चीजें जो है आपको पूरा सीख लेना है, ठीक है। और ये चीजें जो है आपको किताब में नहीं मिलेंगी, तो आप जो है यूट्यूब से देख के जो है सीखेंगे, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि 10 है तो 10 को जो है बाइनरी में चेंज करना है तो कैसे होगा। अब बाइनरी लिखा हुआ है तो उसको जो है डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या आएगा, ये चीजें। अब फिर इसके बाद से डेसिमल से ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। ऑक्टल होता है, ऑक्टल लिखोगे ना तो वहां पे आ जाएगी कि डेसिमल से ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। या ऑक्टल से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, या ऑक्टल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, या बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज करने हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके आप जो है इसको सीख लेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि
यूट्यूब से कंप्यूटर के क्वेश्चन खोजेंगे, ठीक है ना। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो खोजेंगे। जब आप कंप्यूटर क्वेश्चन सर्च मारेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा कोई चैनल चूज करना है जहां पे कम से कम जो है 300 क्वेश्चन दिए हों, 300, 400, 500, 1000 क्वेश्चन का मतलब वो कलेक्शन हो, ठीक है ना। और वो जब 300 की या 1000 क्वेश्चन की कलेक्शन की वीडियो रहेगी तो वो जो है आपको कम से कम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक की जो है हो सकती है, ठीक है। तो आपको ऐसा ही कोई वीडियो चूज कर लेना है जो आपको पसंद आए। वो आप मतलब कोशिश करना कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हों वही चूज करें, फालतू के कोई भी चूज ना करें, ठीक है। तो जब आप वो चूज कर लेंगे तो आपको जो है उस वीडियो को जो है 2 बार 3 बार जो है देख लेना है, ठीक है ना। आप फालतू के जो है यूट्यूब चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, तो इससे अच्छा है कि जो है क्वेश्चन ही चला लें, ठीक है। तो आपको जो है यूट्यूब पे जो है ये जो क्वेश्चन है 3 बारी 4 बारी जो है देख लेंगे, ठीक है। अब जब एग्जाम टाइम रहेगा तो ये सारी चीजें जो है देखेंगे ना तो आपके दिमाग में भर जाएगी और याद करेंगे तो याद नहीं आएगी, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चन आएगा सामने तब जो है सारी चीजें जो है निकल जाएंगी, वहां पे जो है याद आने लगेगी, ठीक है। तो आपको केवल जो है 3 बार 4 बार जो है देख लेना है। तो आपका कंप्यूटर का काम खत्म हो गया इतने में ही, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर बस इतना ही पढ़ना है आपको। और यहाँ से जो है 10 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है 8 नंबर के क्वेश्चन, 9 नंबर के क्वेश्चन जो है बना लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो आते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स जो है, अप्लाइड फिजिक्स में बहुत सारे लोग होंगे जो हाई स्कूल पे ही डिप्लोमा किए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इंटर लेवल पे आए होंगे। तो जो इंटर पे आए होंगे उन्होंने तो पूरा जो है इंटर की फिजिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अब जो हाई स्कूल से आए हैं वो तो फिजिक्स देखे ही नहीं है इंटर की, तो वो अप्लाइड फिजिक्स देखे हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स देखे हैं। तो इसमें से भी आपको क्या पढ़ना है, देखो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है कि थोड़े बहुत आ जाएंगे कि, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है मैंने देखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुझे तो कुछ करना नहीं है, आपको तैयारी करना है। तो जहाँ जो जो मेन चीज़ें हैं वो तो मैं बता देता हूँ, आपके पास टाइम है तो आप पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो देखो आपको सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है अप्लाइड फिजिक्स में वो आपको पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि उसमें चालक कौन होता है, जैसे कि पी, देखो मुझे याद नहीं आ रहा, आप समझ जाना। एक पी वाला होता है ट्रांजिस्टर और एक एन वाला होता है, समझ रहे हो ना। तो पी वाले में होल जो है गतिशील होता है, होल के कारण जो है उसमें करंट होता है, ऐसा कुछ होता है। और एन वाले में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है ना। आप करेक्ट कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं बस बता दे रहा हूँ कि वहां से जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा कि होल किस में होता है, किस में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ से आएगी कौन कौन सा धातु है और उसमें जो है क्या डालते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, ठीक है। फिर एक होता है कि कौन सा धातु होता है और उस पर कौन सा धातु लगाते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, कौन से में होल गतिशील हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आप पढ़े होंगे तो जो है पकड़ लेंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम से एक चैप्टर है, वहां से आपको पढ़ना है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक फार्मूला है T = 2k√L/J, वो वाला फार्मूला इम्पोर्टेंट है, वो जो है उस पर क्वेश्चन जो है आपको देख लेना है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पूरा आपको पढ़ ही लेना है। फिर आपको जो है वेव मोशन एंड साउंड वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना है, ठीक है ना। वेव मोशन और साउंड वाला चैप्टर जो है वो पढ़ लेना है। फिर वेव में वेव की बात आ रही है तो जो वेव होता है उसमें देखो VIVGYOR ये कुछ होता है ना, तरंग दैर्घ्य होता है, और ये जो है कलर होता है। तो अब आप जो है जब इसमें पढ़ेंगे लूसेंट या किरण में फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे जो है एक पूरा लिस्ट बना के दिया रहेगा कि ये एक्स किरण है, गामा किरण है, अल्फा किरण है, बीटा किरण है, ठीक है। और उसकी जो है इधर जो है तरंग दैर्घ्य दिया रहेगा और इधर जो है फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ से जो है आप देखोगे कि जब तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति, और आप देखोगे कि जब तरंग दैर्ध्य घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो वो जो लाइन से दिया रहेगा कि एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा, बीटा, लैम्डा, तो वो जो किरणें दी रही हैं वो होंगी, उनको जो है आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, क्रम से ट्रिक बना करके कुछ भी करके आपको वो किरणें जो है याद कर लेना है, और ऐसे याद कर लेना है कि आपको पता चले कि ये ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है कि कम है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है ना, वो आप जब देखोगे चार्ट तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो है कैसे याद करना है। ठीक है, तो वो चीज जो है याद कर लेना है। और एक फार्मूला होता है, V बराबर एन लेमडा होता है। ठीक है ना, तो V क्या है, वेग है, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और एन क्या है, आवृत्ति है। तो इस वाले फार्मूले पे जो है क्वेश्चन आते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिए हैं उसमें जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ये V बराबर एन लेमडा वाला जो फार्मूला है वो चीज जो है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तब। ठीक है, फिर इसके बाद से आपको जो है टेम्परेचर चेंज करना आना चाहिए। अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, जो CHS का एग्जाम होता है, जो लड़के 10th में या 11th में एडमिशन के लिए, 9th या 10th में एडमिशन के लिए जो एग्जाम देते हैं, उनमें ये चीजें जो है पूछती है, लेकिन क्या भरोसा कि आप में भी पूछ ले। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करना जो है आपको आना चाहिए। सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो है आप यूट्यूब पर से देख सकते हैं। ठीक है, आपको जब कुछ नहीं मिलेगा ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप यूट्यूब पर जाएंगे और उस पर वही चीज़ जो है सर्च मारेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब फिर इसके बाद से जो IPUSC जो नाम होता है उसमें आपको क्या करना है कि देखो उसमें जो है जैसे कि ये होता है क्रम से लिखा रहता है CH4 क्या है तो मेथेन है, C2H6 ये क्या है तो एथेन है, फिर C3H और यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, 8 होगा या 12 होगा, 8 होगा, तो C3H8 तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इसी तरीके से C4 रहेगा तो ब्यूटेन, C5 रहेगा तो पेंटेन। समझ रहे हैं ना, तो ये जो क्रम है ये क्रम आपको याद कर लेना है, ये क्रम जो है आपको याद कर लेना है। ठीक है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, आक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, तो 10 तक जो है आपको याद कर लेना है ये। ठीक, समझ रहे हैं, तो यहाँ से जो है एक आध नंबर के क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। अब देखो मैथ में आपको क्या पढ़ाना है। वैसे तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ जो है एक भी आता है नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ का क्वेश्चन दे देता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथ में जो है नहीं लिखता, लेकिन अब एग्जाम का क्या भरोसा, वो कभी दे देता है कभी नहीं दे देता है। तो आपके पास प्रॉपर टाइम है तो जो है आप इसको देख करके जो मैं बता रहा हूँ मेन जो है, जो मैं बता रहा हूँ वो जो है मेन चैप्टर के नाम है और वहीं से जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, नहीं तो आपको सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर में आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं सर, तो आपको लिखा है कि मैकेनिक्स पढ़ना है तो आप मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स में तो बहुत सारा कुछ है, तो वहां से कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैथमेटिक्स में आप जो है APGP समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, फिर समाकलन करना पढ़ेंगे, और अवकलन करना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, समाकलन करना पढ़ेंगे, फिर पैराबोला जो होता है, पैराबोला के जो इक्वेशन होते हैं उनको देख लेंगे, फिर दीर्घवृत्त के जो इक्वेशन होते हैं इलिप्स के वो देख लेंगे, फिर हाइपरबोला के भी इक्वेशन देख लेंगे। ठीक है ना, फिर सर्किल का भी देख लेंगे। सर्किल का वैसे तो ज्यादातर तो पैराबोला और इलिप्स का ही पूछता है। ठीक है, फिर इसके बाद से जो वेक्टर है, वेक्टर का जो है नॉर्मल जो है सवाल देख लेंगे, जैसे कि AB cos थीटा बराबर पता नहीं क्या होता है, जब लंबवत रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब पैरेलल रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब यूनिट वेक्टर रहेगा तो A वेक्टर A क्रॉस B साइन थीटा, ऐसा होता है ना फार्मूला।
तो आप जो है समझ गए होंगे। जो मैंने कहा अभी वो जो है आप जो है वेक्टर वाले से देख लेंगे, ठीक है। वैसे वेक्टर का तो क्वेश्चन आता नहीं है, एपी जीपी इंटीग्रेशन इलिप्स यहीं से जो है क्वेश्चन इतने ही से ही मैंने देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें थी, ठीक है। तो मैंने जो है आपको बता दिया। अब देखो मैं आपको मिश्र धातुओं के नाम बता दे रहा हूँ, उनको जो है आप जो है याद कर लेंगे। सही बता रहा हूँ आपको, अगर वो याद कर लेंगे तो आपको जो है 1 नंबर के क्वेश्चन जो है गारंटी है कि आपको आएगा, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा याद करना है आप नोट कर लेना। अगर आपके पास किरण की बुक होगी तो किरण की बुक में जो है मिश्र धातुओं के नाम दिए हुए हैं कई सारे, ठीक है। और लुसेंट में मैंने देखा नहीं है कभी, हो सकता है आप लुसेंट की बुक हो आपके पास तो उसमें खोज सकते हैं कहाँ पर है, मुझे तो कभी मिली नहीं। वैसे दिया हुआ है, मैंने एक बार देखा था कहीं, ठीक है। तो आप जो है खोज सकते हैं उसको। तो देखो मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है और इसको जो है याद रखना है। और इसमें भी क्या याद रखना है, उसका जो मिश्र धातुएं हैं उनका जो परसेंटेज है वो नहीं याद रखना है, वो किस किस चीज से मिल के बना हुआ है वही बस काफी है याद रखने के लिए, ठीक है। वही काफी है, उतना याद रहेगा तो जो है काम बन जाएगा। तो देखो मैं नाम लेता हूँ, आप लोग लिख लेना। मिश्र धातु के बारे में बता रहा हूँ। जर्मन सिल्वर के बारे में, जर्मन सिल्वर, कांसा, ठीक है, कांसा को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। फिर पीतल, पीतल को ब्रास कहते हैं। फिर स्टर्लिंग सिल्वर, गन मेटल, बेल मेटल, ठीक है। फिर इसके बाद से रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, ठीक है, रोल्ड गोल्ड एक ही में है। फिर सोल्डर, सोल्डर किससे मिल के बना है। फिर इसके बाद से रोज मेटल, ठीक है ना, रोज मेटल। फिर स्टेनलेस स्टील, फिर इन्वायर मेटल। तो जो मैंने आपको नाम बताया ये नाम जो है आपको याद कर लेने हैं। और इनके जो मिश्र धातु हैं कि ये किस किस चीज से मिलके बने हुए हैं ये जो है आपको याद कर लेना है, ठीक। अब अयस्क आते हैं। तो अयस्क में मैं बता देता हूँ, अयस्क में जो है आपको पूछ सकता है। अयस्क में तो जो है कम चांसेस है कि आते हैं क्वेश्चन, लेकिन चांसेस हैं कि आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ उनके जो है अयस्कों का नाम जो है आप याद कर लेंगे। जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, आयरन हो गया Fe, Mg हो गया मैग्नीशियम, Hg हो गया पारा, और Ca हो गया कैल्शियम, ठीक है। और CO हो गया कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट का जो भी है सिंबल जो भी है, कोबाल्ट के अयस्क क्या है वो जो है आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो जो मैंने चीज़ें आपको अभी बताई वो चीज़ें याद कर लेंगे। और जो भी था मैंने जो फील किया है, मैंने जो है 10 दिन पढ़ करके 10th का और 9th का जो है मैंने फिजिक्स प्रॉपर जो है अपने खुद से जो है लाइन बाय लाइन बुक पढ़ी हुई थी। और मैं जब एग्ज़ाम देने गया तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वहीं से आए हुए थे, ठीक है ना। तो प्रीफर करेंगे आप 9th और 10th की जो बुकें हैं, सबसे पहले फिजिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे। और उसमें जो है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये जो चैप्टर हैं वो टाइम पढ़ेंगे, ये 10th की हैं। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो 9th और 10th की पूरा फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर से कंप्यूटर का तो मैंने बताया आपको क्या पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी में हमारा सौर मंडल जो है सूरज के बारे में पूरा पढ़ना है। फिर से अलग अलग ग्रहों के बीच में जो दूरियां दी गई हैं उनके बारे में पढ़ना है। कौन सा ग्रह किसका है इसके बारे में पढ़ना है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं। हमारा सौर मंडल मैंने कहा तो सौर मंडल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ज्योग्राफी मैंने लिखा तो ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कि आप लोग पढ़ने लगा कहीं से भी कि गर्म हवाएं, शुष्क हवाएं, ठंडी हवाएं, ये नहीं। ये सूरज और सूरज के जितने भी सारे ग्रह हैं उनको सारा पढ़ना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद से मैंने कहा कि आप लोग लुसेंट से फिजिक्स पढ़ेंगे। तो लुसेंट से जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो शुरू में ही दिया हुआ है कि जैसे कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है,
एक फर्मी बराबर कितना होता है, ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपसे एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछेगा आपसे कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, पारसेक जो है किसकी इकाई है। तो ये सारी चीजें जो है आपको जब लूसेंट की फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको शुरू में ही मिलेंगे, ठीक है। तो जब ये चीजें पढ़े रहेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन जो है आएंगे, ठीक है ना। तो ये पढ़ रहे हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं। ये जो है फालतू की चीजें जो है मैंने नहीं लिखी हुई हैं, और जो चीजें आई है वही चीजें जो है मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो आप चीज जो है ये चीज जो है समझ गए होंगे। बहुत कम सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं और यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक आए हैं तो मुझे आशा है कि आप जो है अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। आप अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप जो है एग्जाम में जरूर सफल होंगे। आप जो है मेहनत करिए, ठीक है ना। जो जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें जो है आप बस उतना करके जाइए, देखिए आपके एग्जाम में जो है आप कितना बेटर करके आते हैं, ठीक है। और बस इतना ही, और आगे हम मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।